नमस्कार दोस्तों, हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में शाम की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे। दोस्तों, आखिरकार कैसे राहुल गांधी ने दोस्तों इंडिया गठबंधन को कर दिया और भी मजबूत। बिहार से राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला, क्यों आखिरकार दोस्तों अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में अमेरिका और जर्मनी दोस्तों लगातार जो है यहाँ पर सरकार को घेर रहा है, और कैसे दोस्तों कंगना रनावत खुद ही अपने ही गेम में फंस गई। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले, कंगना रनावत ने उर्मिला मातोंडकर को बताया था सॉफ्ट पॉर्न स्टार। और कैसे आखिरकार दोस्तों बीजेपी के लिए मुसीबत करेंगे तेजस्वी यादव, बताएंगे बिहार में सीट शेयरिंग का क्या फार्मूला रहा। तमाम मुद्दों पर होगी बात, लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर लीजिए। पास में एक घंटी आएगी, इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की जो अपडेट है वो आप तक पहुंच पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, बीजेपी में मचा घमासान, भारतीय जनता पार्टी को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले, राहुल गांधी ने बीजेपी को घेर लिया। राहुल गांधी का कहना है कि फिलहाल चुनाव जैसे ही चुनाव बैलेट पेपर से होगा, बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। आपको बताते चले, फिलहाल राहुल गांधी ने कहा कि हम ईवीएम के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि फ़िलहाल अगर ईवीएम से चुनाव हो तो लोगों को पर्चियां हाथ में दी जाए, क्योंकि दोस्तों वोट देने वाले का ये अधिकार है, उसे ये पता होना चाहिए कि वो जो वोट दे रहा है दरअसल वो वोट जा किधर रहा है। ये आप भी जानते हैं दोस्तों कि ये बात बिल्कुल सच है। हम वोट तो देते हैं किसी को, लेकिन कई बार ऐसा साबित होता है कि वोट किसी और ही पार्टी को जा रहा है। इसी को लेकर भड़के हुए हैं जो है यहाँ पर राहुल गांधी ने कहा है कि फ़िलहाल अगर एक डब्बे में अलग से पर्चियाँ होंगी और उनकी भी 100% गिनती होगी तो पता चल जाएगा कि किस पार्टी को कितने वोट मिले। सबसे बड़ी बात ये दोस्तों, आज बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि बीजेपी ईवीएम के बल पर ही चुनाव जीत रही है। और शायद अगर आप बीजेपी का ईवीएम प्रेम देखेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि हाँ, दाल में कुछ तो काला है, बीजेपी ईवीएम को हटने क्यों नहीं देती है, क्यों वो ईवीएम पर इतनी निर्भर हो चुकी है। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़क गए दोस्तों अखिलेश यादव ने खोला बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़क गया अखिलेश यादव। कहा फिलहाल एक एक करके विपक्ष के नेताओं को जेल में डालकर बीजेपी समझती है कि इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी का डर है, इसीलिए बीजेपी चुनाव हारती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल दोस्तों एक चीज़ तो तय हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी को हार का डर है, इसीलिए जो लोग 400 का दावा कर रहे थे उन्होंने विपक्ष के तमाम नेताओं को तोड़ लिया, मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दिया, कांग्रेस के बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। और उसके बाद भी जब बीजेपी को चैन नहीं पड़ रहा है दोस्तों, तो अभी भी बीजेपी लगी हुई है। दरअसल दोस्तों सत्ता का नशा एक ऐसा नशा होता है जिसकी आदत इंसान को लग जाती है। बीजेपी को ये आदत लग चुकी है, वो चाहती है कि हम सत्ता से किसी भी हाल में ना जाए। दोस्तों आज भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तरीके की सत्ता चला रही है और जिस तरीके से हिंदू मुसलमान हो रहा है पूरे देश में, ये दोस्तों बहुत ही दुखदायक तो है ही, लेकिन देश के आने वाले लोगों के लिए, युवाओं के लिए ख़तरनाक भी है। क्योंकि आज हम क्या शिक्षा दे रहे हैं लोगों को, लड़ाई दंगा झगड़ा हिंदू मुसलमान ये चीज़ें, और आप समझ सकते हैं कि ये चीज़ें बहुत बड़ी हो चुकी हैं और इन पर रोक लगना ही चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए जो है यहाँ पर दोस्तों आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी, मोदी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा। दरअसल आपको बताते चले, आम आदमी पार्टी ने हल्ला बोल कर रखा है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी सड़कों पर उतरी हुई है। चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार बीजेपी को माफ़ नहीं करेंगे। आम आदमी पार्टी ने साफ कहा है कि अरविंद केजरीवाल देश के लिए समर्पित है, वो जेल में होने के बावजूद भी दिल्ली का काम रुकने नहीं दे रहा है। उधर दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है ये केजरीवाल का सत्ता प्रेम है, वो कुर्सी छोड़ने को तैयार ही नहीं है। आप समझिए दोस्तों, बीजेपी की बहुत पुरानी साजिश है ये कि लोगों को जेल में भेजकर ये कहो कि ये सत्ता का लालच है, सत्ता छोड़ना ही होगी, कुर्सी छोड़ो। बीजेपी प्रदर्शन करवाती है, मतलब आप समझिए, पहले खुद ही केस बनवाती है, ईडी को पीछे लगाती है, फिर लोगों से उनका इस्तीफ़ा मांगती है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी के ऊपर भारी भी पड़ते हैं, वो इस बात में कोई दो राय नहीं है। दरअसल दोस्तों ये सारा मामला 7 सीटों को लेकर है। सब जानते हैं दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और ये सातों सीटें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने क्या करा कि चुनाव से पहले ही केजरीवाल को जेल में डलवा दिया। बीजेपी को लगता है केजरीवाल को जेल भेजने से वो जो 7 सीटें हैं उसमें से
जो कुछ सीटें वो तो हम जीत ही जाएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल नहीं होंगे तो रणनीति कैसे बनेगी, प्रचार कौन करेगा। दोस्तों आप समझिए, प्रचार एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और इस वक्त केजरीवाल जो है यहाँ पर सीबीआई की कस्टडी में है, ईडी की चोरी। आपको बता दें चले दोस्तों, कंगना रावत ज़्यादा ही होशियार बन रही थी, खुद ही फंस गई अपने ही ट्वीट में। दरअसल दोस्तों कल सुप्रेश नेत का नाम लेकर किसी ने उनके डमी अकाउंट से एक फर्जी पोस्ट किया, जिसमें कंगना रावत, एक तरफ कंगना रावत की फ़ोटो थी, एक तरफ सब्ज़ी मंडी की फ़ोटो थी, उसमें बहुत सी सब्जियां रखी थी, और एक तरफ कंगना रावत की एक फ़ोटो लगी हुई थी। उस पर यह लिखा हुआ था दोस्तों कि फ़िलहाल मंडी में भाव क्या चल रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि जो ये जिसने भी जो पोस्ट किया था वो किस चीज़ के भाव की बात कर रहा था, क्योंकि उसने एक तरफ कंगना की फ़ोटो लगा रखी थी। मतलब वो कुछ अश्लील बात, डबल मीनिंग बात कहने की कोशिश कर रहा था सब्ज़ी के थ्रू कि भाव क्या चल रहा है, इस तरीके की। लेकिन दोस्तों ये नाम शिवप्रिया श्रीनेत का लिया गया और उनको बदनाम करने के लिए उनके एक्स अकाउंट पर किसी ने ये पोस्ट शेयर कर दी। लेकिन दोस्तों ये तो साफ पता चलता है कि आपने इसको पोस्ट किया या किसी और ने पोस्ट किया। जैसे ही सुप्रिया श्रीनेत को पता चला, उन्होंने ये पोस्ट डिलीट कर दी कि उनके अकाउंट पर किसी ने। लेकिन दोस्तों बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत को घेर लिया और कहा कि देखिए महिलाओं को कैसा अपमान करती है सुप्रिया श्रीनेत, और उनको घेर रही थी। जबकि दोस्तों सुप्रिया श्रीनेत को तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने आज तक महिलाओं के बारे में कुछ भी नहीं कहा, चाहे अपनी विरोधी महिला हो तब भी कुछ नहीं कहा ऐसे अभद्र टिप्पणी। तो सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मेरे खिलाफ़ ये साजिश रची गई है, जिसने भी ये मेरे अकाउंट पर शेयर किया है मैंने उस अकाउंट की कंप्लेन भी की है। लेकिन दोस्तों बीजेपी के शहजाद पूनावाला और तमाम लोग सुप्रिया श्रीनेत को घेरने लगे। इस बीच दोस्तों उर्मिला मातोंडकर के ख़िलाफ़ जो कंगना रावत ने जहर उगला था कुछ साल पहले, वो पोस्ट वायरल हो उठा। उल्टी कंगना रावत फट गई। कंगना रावत ने उर्मिला मातोंडकर को, जब उन्होंने शिवसेना से टिकट मिला था तो कंगना रावत ने उर्मिला मातोंडकर को बताया था सॉफ्ट पोर्न स्टार। अब आप समझ सकते हैं कि जो महिलाओं के सम्मान की बात कर रहा है वो खुद सबसे बड़े दोस्तों महिला अपमानित हैं। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया। ओवैसी का कहना है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने लोकतंत्र को ख़त्म कर दिया। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल विपक्ष के नेताओं को जेल में डालना और ख़ास कर दोस्तों लोकसभा से पहले ऐसी कार्रवाइयाँ करना, CAA लाना और देश में ऐसे कानून बनाना जो मुस्लिम विरोधी हैं, ताकि बीजेपी को वोट अच्छे से मिल पाए। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही रणनीति है, लोगों को डराओ धमकाओ, देश में ऐसे कानून लेकर आओ जिससे कि लोग आपस में बटें और बीजेपी को वोट मिले। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी की सिर्फ एक ही मंशा होती है वोट लेने के लिए, और ये दोस्तों साफ दिखाई भी दे रही है, किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं, सबको दिख रहा है। सबसे बड़ी बात ये, ओवैसी ने बीजेपी को जमकर लपेटा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल आज देश की स्थिति काफ़ी ख़राब हो चुकी है और ये चीज़ जनता देख रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान को ख़त्म करना चाहती है। वो देश के संविधान के ख़िलाफ़ जिस तरीके की चीज़ें कर रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं दोस्तों हंगामा मचा हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे देश का लोकतंत्र जो है वो कमज़ोर हो रहा है, और देश के लोकतंत्र का कमज़ोर होने का मतलब दोस्तों आप अच्छे से समझ सकते हैं। इस वक्त देश की तमाम चीज़ों पर बीजेपी ने कब्ज़ा कर रखा है, तमाम अटकलें लगाई जाती हैं, और भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है दोस्तों कि देश में चाहे जो भी कर लो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बात समझ ले, इस देश की जनता अच्छे से जानती है कि हमें किसको कैसे रास्ता दिखाना है, और भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती बहुत जल्दी शुरू होगी दोस्तों, क्योंकि इस वक्त देश की जो जनता है वो सब समझ चुकी है कि फ़िलहाल देश में कौन क्या कर रहा है। आपको बता दें चले दोस्तों, फ़िलहाल लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने कई दिग्गज चेहरों को उतारा। भूपेश बघेल बोले, अगर बैलेट पेपर से चुनाव हुआ तो कांग्रेस की ही निश्चित सरकार आएगी और बीजेपी की असलियत सबके सामने आ जाएगी। हम नहीं चाहते कि ईवीएम से चुनाव हो। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, पहले तो सिर्फ आम आदमी ही लोग कह रहे थे कि ईवीएम में घोटाले होते हैं। अब तो पहली बार दोस्तों पूरी कांग्रेस ईवीएम के ख़िलाफ़ उतर आई है, क्योंकि दोस्तों जनता की वो बात बिल्कुल सच हुई है कि जब तक ईवीएम है बीजेपी को हराना मुश्किल है। क्योंकि आप समझिए, अगर दोस्तों मान लीजिए 10-20% की कमी पड़ी बीजेपी को,
तो ईवीएम में घोटाला हो सकता है इतना। और आप भी समझते हैं कि अगर इतना घोटाला होगा तो बीजेपी अपनी सरकार बना लेगी। ऐसे में लगातार विपक्ष ईवीएम के मुद्दे पर घेरा हुआ है बीजेपी को। सीधी सी बात यह है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ है, वो ईवीएम को नहीं हटाना चाहता दोस्तों। चुनाव आयोग तर्क देता रहता है, शायरी करता रहता है, लेकिन हमने एक चीज़ समझ में आ जाती है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि बस उसी का सत्ता पर राज रहे और देश में लोकतंत्र को ख़त्म कर कर तानाशाही लाई जाए। कैसे जो है यहाँ पर दोस्तों हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों को जो है सपोर्ट किया जा रहा है। आपने देखा, खुद ही ने देखा कैसे जो है यहाँ पर अडानी अंबानी बड़े बड़े उद्योगपतियों को लेकर सरकार एक तरीके से तानाशाही चला रही है। बड़े उद्योगपतियों को ले रखा है, चाहे वो अडानी हो अंबानी हो, इन लोगों के हाथ में पूरे देश की सत्ता सौंप रखी है। पूरे बिजनेस अडानी अंबानी को दे रखे हैं, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आते हैं इनको दे दिए जाते हैं। इससे सवाल तो उठेंगे ही ना सरकार के ऊपर कि आखिरकार जितनी भी देश में जो बड़े प्रोजेक्ट हैं वो इन सबको दिए जा रहा है। और दोस्तों ये लोग कभी सत्ता से बीजेपी को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि इन दोनों का तो फ़ायदा हो रहा है, अडानी और अंबानी का। राहुल गांधी ने तो मोर्चा खोल रखा था अंबानी के ख़िलाफ़, इसलिए ही वो जलता है राहुल गांधी से। आपको बता दें चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ख़िलाफ़ जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों जो यहाँ पर कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने दोस्तों पश्चिम बंगाल के जज के ख़िलाफ़ खोल दिया मोर्चा। दरअसल दोस्तों आपको याद होगा, पश्चिम बंगाल के एक जज जिन्होंने अभी हाल ही में जो है अपनी इस्तीफ़ा देकर बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और कहा था कि मैं जो है यहाँ पर बीजेपी से चुनाव लड़ूंगा। अब जयराम रमेश भड़क गए हैं। दरअसल आपको बताते चलें, कोलकाता के उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश जिन्होंने प्रधानमंत्री के अलावा किसी और के आशीर्वाद से भाजपा उम्मीदवार के रूप में लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफ़ा दे दिया था, अब कहते हैं कि वे गांधी और गोडसे के बीच, आप समझिए ये चीज़ सुनने वाली है, गांधी और गोडसे के बीच चयन नहीं कर सकते। मतलब आप सोचिए दोस्तों, गोडसे ने गांधी को मारा, गांधी जी को मारा, हमारे देश के राष्ट्रपिता को मारा दोस्तों, और ये महाशय हाई कोर्ट के वकील होने के बाद जैसे ही बीजेपी में आए दोस्तों, तो इनको गोडसे और गांधी में चयन करना जो है इनके लिए मुश्किल है। मतलब कि एक हत्यारे को हत्यारा भी नहीं किया जा रहा है। जैसे ही बीजेपी में, आपको तो पता ही है बीजेपी का गोडसे प्रेम, कि बीजेपी का जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन गोडसे का बर्थडे मनाती है और उन्हें ट्रेंड करती है और कहती है अच्छा वो गांधी को मार दिया। जाहिर सी बात है दोस्तों, जो लोग देश की आज़ादी नहीं समझ सकते, जिन लोगों के लिए दोस्तों देश का भगवाकरण ही सब कुछ है, जो लोग देश की सत्ता में सिर्फ इसी के बल पर टिके हुए हैं, हिंदुत्व के बल पर, वो लोग गांधी जी को भी गलत बताते हैं। और शर्म मुझे उन लोग पर आती है जो बीजेपी को वोट देते हैं, क्योंकि साफ साफ दिखाई देता है कि बीजेपी में शामिल होते से ही लोगों के लिए गोडसे मेन हो जाता है और महात्मा गांधी जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिए उनके बारे में अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। आपको बता दें चले दोस्तों, ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ खोल दिया मोर्चा, पूरी टीएमसी उतरी सड़कों पर, पहुंच गई चुनाव आयोग। दरअसल दोस्तों बीजेपी के नेता कल बड़ी नारी सम्मान की बात कर रहे थे, लेकिन दोस्तों अब पूरी बीजेपी खुद ही फंस गई है। नारी सम्मान का ऐसा अपमान किया कल बीजेपी ने कि आप देखते रह जाएंगे सुनेंगे तो। बीजेपी के पश्चिम बंगाल के नेता दिलीप घोष, उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जहां भी जाती हैं कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ। शायद दिलीप घोष प्रधानमंत्री से पूछना भूल गए, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हर जगह यही कहते हैं मेरा यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता है, मेरा यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता है, मैं यहाँ से बहुत गहरा रिश्ता है, हर जगह वो यही दोहराते फिरते हैं। लेकिन दोस्तों उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी जहाँ भी जाती हैं कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ, त्रिपुरा में जाती हैं तो कहती है मैं यहाँ की बेटी हूँ। दोस्तों जाहिर सी बात है, सभी कहते हैं कि मैं यहाँ का बेटा हूँ, मेरे यहाँ के लोग अपने हैं, मैं यहाँ का बेटा हूँ, यही राजनीति में होता रहता है। लेकिन दिलीप घोष का कहना था कि पहले ममता बनर्जी अपने बाप का पता करें कि उनका बाप है कौन। अब आप समझिए, एक महिला का इतना बड़ा अपमान कि वो ये कह रहे हैं कि आप पहले ममता बनर्जी ये पता करें कि उनका बाप कौन है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं दोस्तों, मतलब ये है कि वो उनकी माता जी, जो कि शायद अब इस दुनिया में होंगी भी नहीं, उनकी माता जी के ऊपर सवाल उठा रहा है और उनके कैरेक्टर पर सवाल उठा रहा है कि भैया पहले पता कर लो तुम कहाँ की बेटी हो, तुम्हारा बाप कौन है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि एक महिला का
अपमान करने में बीजेपी कितनी आगे है। यही नहीं, जिस दिन प्रधानमंत्री लाल किले से खड़े होकर महिला सम्मान के बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, उस दिन बाकायदा बीजेपी ने बिल्किस बानो के 11 रेपिस्टों को रिहा कर दिया था, ये कहकर कि इनका व्यवहार अच्छा था जेल के साथ। आप बताइए, जिन लोगों ने 8-10 8-8 लोगों को मार दिया, 2 महिलाओं का रेप कर दिया दोस्तों, और उसके बाद उनको कहा जा रहा है कि ये लोग तो बहुत अच्छे थे, व्यवहार था। मतलब भैया ये तो कमाल हो गया। क्या रेपिस्ट रेप करते हैं, मर्डर करते हैं, और बीजेपी कहती है इनका व्यवहार अच्छा था इसलिए हमने इन्हें जेल से छोड़ दिया। आपको पता है दोस्तों, उम्र कैद का मतलब क्या होता है? आपकी आखिरी सांस तक उम्र कैद रहती है, लेकिन बीजेपी की जो चालबाजियां हैं वो दुनिया देखती है। चुनाव के वक्त उन रेपिस्टों को छोड़ा गया था, फिर हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अब फाइनली उनको जेल में वापस भेज दिया है। लेकिन सवाल वही है दोस्तों कि रेपिस्टों को बचाने के लिए बीजेपी आगे, और जितने भी बीजेपी के नेता जिनके ऊपर बड़े बड़े रेपों के आरोप है उनको बीजेपी बचाती है। तो बीजेपी दोस्तों महिला सम्मान की तो बात करे ही ना। जो लोग ममता बनर्जी से पूछ रहे हैं कि वो पहले अपने बाप का पता करें, पहले बीजेपी दोस्तों आप समझिए ये पता करें कि वो प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री भी यही कहते हैं मैं यहाँ का बेटा हूँ, कभी कहते हैं कि यहाँ से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। हर जगह जाके आप देख लेना, हर रैली में यही कहते हैं तमिलनाडु से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बंगाल से मेरा बहुत पुराना रिश्ता है। मतलब हर जगह से पुराना रिश्ता है ही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर भड़कते हुए नजर आए मुख्तार अंसारी के भाई। कहा मेरे भाई को जेल में ही मारने की कोशिश की जा रही है, और दोस्तों मारकर जो है यहाँ पर बीजेपी साजिश के तहत आपको बताते चले किसी को बचाने की कोशिश कर रही है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, यहाँ पर जो मुख्तार अंसारी हैं उनके खाने में स्लो पॉइजन मिलाकर दिया जा रहा है। कल डॉक्टर ने खुलासा कर दिया कि मुख्तार अंसारी के खाने में जहर दिया गया है। दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मुख्तार अंसारी को जहर खिलाने की कोशिश की जा रही है। जहर कौन दे रहा है दोस्तों, जहर कहाँ से आ रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल बनता है। दोस्तों सीधी सी बात ये, मुख्तार अंसारी की तबीयत धीरे धीरे कर कर और बिगड़ती चली जा रही है, और मुख्तार अंसारी को कल जहर दिया गया, इस बात का खुलासा भी हो गया। दोस्तों अब योगी के राज में मैं आपको बता दूं होता क्या है। पहला तो ये कि अगर आपके ऊपर कोई क्रिमिनल कुछ है तो बाकायदा एक साजिश रची जाएगी आपके ख़िलाफ़। जैसे अतीक अंसारी उनके भाई का इनकाउंटर करा दिया, और आरोप यही है कि योगी सरकार ने कराया। इससे पहले विक्रू कांड हुआ था, उसमें भी यही हुआ था, बाकायदा उनका इनकाउंटर कराया गया था, फर्जी इनकाउंटर। ऐसे ही मुख्तार अंसारी ऐसे ही जो अतीक अंसारी और उनके भाई का फर्जी इनकाउंटर कराया गया दो लड़कों से। अब दोस्तों ये आरोप लग रहा है कि फ़िलहाल मुख्तार अंसारी को जेल में ही मारने की कोशिश कर रही है योगी सरकार। और दोस्तों इस बात के पुख्ता सबूत ये हो जाते हैं कि भैया जेल में उन्हें स्लो पॉइजन दिया जा रहा। मतलब तो दोस्तों कोर्ट अदालतों की कोई ज़रूरत ही नहीं है। योगी सरकार का सिर्फ एक ही कानून है, अगर किसी के ऊपर आरोप भी है और वो ख़ास करके दोस्तों मुस्लिम है तो उसको जान से मरवा दो। और ये आरोप बार बार लगते हैं, इसीलिए दोस्तों अब आप समझिए अदालतों को इस पर एक्शन तो लेना ही होगा कि भाई एक जेल में, हाई सिक्योरिटी जेल में बाकायदा जहर कौन दे रहा था। जाहिर सी बात है ये तो किसी अंदर के आदमी का ही काम है। अब ये तो खैर सब जानते हैं कि दिलवा कौन रहा था, मुझे उसका नाम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। सब जानते हैं कि कौन कहता है माफिया को ख़त्म कर दूंगा और कौन जहर दिलवा रहा है। तो ये चीज़ तो साबित हो गई है दोस्तों, बिना नाम लिए आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन एक चीज़ साफ़ है दोस्तों कि फ़िलहाल उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था 0 बटा सन्नाटा है। कोई भी आता है किसी पर गोली चलाकर चला जाता है, कोई भी आता है दोस्तों छोटे बच्चों का रेप कर कर भाग लेता है, कोई भी आता है चेन स्नैचिंग कर लेता है। और बेशर्मी ये है उत्तर प्रदेश की सरकार की कि वो कहती है ज़ीरो टॉलरेंस है। ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब भी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ, मुझे नहीं लगता योगी पढ़े लिखे हैं दोस्तों, क्योंकि ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब तो ये होता है कि आपके राज्य में क्राइम बिल्कुल ना के बराबर है, उसको कहते हैं ज़ीरो टॉलरेंस। लेकिन ज़ीरो टॉलरेंस का मतलब समझने के लिए योगी को बहुत टाइम लग जाएगा दोस्तों, क्योंकि जो लोग ये कहते हैं कि हमारे प्रदेश में तो वो है ही नहीं क्राइम, ज़ीरो टॉलरेंस है, उनको बताइए कि आपके राज्य में रेप, चेन स्नैचिंग, मर्डर